वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी पेपर 1 के बारे में और जानेंगे कि इसके कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पिछले 5 साल के अगर आप प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे तो लगभग यही सारे के सारे 14 टॉपिक जो मैं बता रहा हूं यही आपको घूम फिर के देखने को मिलेंगे। इन्हीं 14 टॉपिक से यहाँ पर देखते हैं आश्रम व्यवस्था, वर्ण जाति, उद् विकास, प्रगति, सावयवी समाजशास्त्र की उत्पत्ति, औद्योगिक क्रांति, नवजागरण, क्रम का सिद्धांत, प्रोटेस्टेंट नीति, पूंजीवाद, मैक्स वेबर, कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद, उनकी रचनाएं, ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दुर्खिम का आत्महत्या, उनकी जो है रचनाएं, गांधी जी का न्यायशीलता सिद्धांत, सत्याग्रह आंदोलन और उसके बाद में सर्वोदय, फ्रांसीसी क्रांति, ज्ञानोदय दर्शन प्रबोधन और डॉक्टर अंबेडकर के जो सामाजिक विचार हैं, इन्हीं से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं इन जो है 14 महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इनसे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हमने लगभग जो है आपके जो है जियोग्राफी की वीडियो बना दी है बीए थर्ड ईयर की, इसी प्रकार से हिंदी साहित्य की आएगी, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट जो भी आपके जो हैं जो आप लिए हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। उस सब्जेक्ट की पर जो है ऐसे इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। अगर इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लेते मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको जो है एक प्रकार से 80 नंबर के आसपास जो है अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता। आप बड़े ही आसानी से 80 नंबर ला सकते हैं। लेकिन हाँ, इन सभी सारी चीज़ों को आपको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के तदुपरांत आपको उसको एक प्रकार से अपने जहन में बैठा करके और अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने जो है विचारों के माध्यम से अपने विचार भी इसमें कहीं ना कहीं पे आपको जो है रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछेगा कि आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारतीय प्राचीन आश्रम व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार से मान लेते हैं प्रश्न पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे, इसके तहत तो आपको करना यहाँ पर पड़ेगा आपके विचार क्या हैं आश्रम व्यवस्था को लेकर के। क्या आश्रम व्यवस्था तक आप सहमत, मतलब कहाँ तक सहमत है आश्रम व्यवस्था से। क्या जाति व्यवस्था जो इस समय उग्र रूप धारण कर रही है, क्या जो धर्म है इस समय धर्म एक प्रकार से जनता के लिए अफीम है, जो है कार्ल मार्क्स ने यहाँ तक कह डाला। तो कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इसको कहा। तो कहीं ना कहीं भी मेरे प्यारे दोस्तों आश्रम व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था या फिर वर्ग व्यवस्था या फिर मेरे प्यारे दोस्तों जो धर्म है या कहाँ तक समाज की दृष्टि से उचित है और कहाँ तक अनुचित है, क्या समाज इसको वैध मानता है नहीं मानता है, समाज की बात ही छोड़िए, आप उस पर कहाँ तक सहमत है, यह जानने का प्रयास करते हैं एग्जामिनर। और यही आप जो है कहीं ना कहीं पे भूल कर देते हैं, हम और आप भूल करते हैं। तो उस भूल को आपको नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त। करना यही है कि आपको अपने मत को यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बीए थर्ड ईयर में पहुंच चुके, लगभग आप जो है जानकार हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं और आपसे एग्जामिनर यही जानने का प्रयास करता है कि आखिरकार सामाजिक मुद्दों पर आपके विचार क्या है, आपके स्वयं के विचार क्या है। अब उसमें यह नहीं कि मान लेते हैं उन्होंने, जैसे मान लेते कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद दिया, अब प्रत्यक्षवाद तो कॉम्ट ने दे ही दिया है, उसको अगर एग्जामिनर की इच्छा होगा तो पढ़ लेके जाकर के, तो उसको पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके पूछने का मतलब है कि प्रत्यक्षवाद जो कॉम्ट महोदय ने दिया था, इस प्रत्यक्षवाद से आपने क्या समझा। मान लेते जो प्रोटेस्टेंट नीति है या पूंजीवाद है, इससे आपने क्या समझा। और आगे चल करके जब आप किसी जो है सरकारी सर्विस में जाएंगे तो आप किस प्रकार से डील करेंगे। भारत को आगे बढ़ाने में आखिरकार प्रत्यक्षवाद या औद्योगिक क्रांति या नवजागरण या समाजशास्त्र की उत्पत्ति या उद् विकास या सावयविकता या वर्ण जाति या फिर कर्म धर्म, इन सबसे क्या सीख ली जा सकती है। तो आगे चल करके भारत के जो भारतीय जो अपनी परंपरा है या फिर भारतीय समाज है, इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन सभी मुद्दों को इसीलिए हमको पढ़ाया जाता है और इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। या रही बात कि हम आखिरकार समाजशास्त्र में ये सारे मुद्दे क्यों पढ़ते हैं, तो ये था उसका उत्तर। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिरकार समाजशास्त्र में यह 14 टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है सर, आपने कैसे बता दिया। तो इसलिए हमने बताया चूंकि 5 साल के पिछले पेपर को उठा करके देखेंगे तो यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं पे सीधे सीधे समाज से अटैच हुए टॉपिक है। इसीलिए आपसे प्रश्न ऐसे अब एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है पूछने का कि सीधे सीधे मेरे प्यारे दोस्तों आपके समाज से, आपसे जुड़ने वाले जो टॉपिक है वहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है। आखिरकार महात्मा गांधी और जो है डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को यहाँ पर भी सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि यह भी एक प्रकार से भारतीय जो है समाज को एक अग्रणी दिशा और भारतीय समाज को एक प्रकार से नई जो है विचारधारा के रूप में अग्रसित किया है गांधी जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इसी प्रकार से अन्य भी लोग हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे इन सभी के बारे में हमको पढ़ना होगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी पेपर 1 सामाजिक विचारों का आधार, जिसका नाम है ठीक यानी फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट। तो फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट के बारे में आज की वीडियो में हमको चर्चा करनी है। बड़े ही आसानी से हम इन 14 टॉपिक के जो है बातों को समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़े ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे।
ये सारे के सारे मुद्दों संबंधित कहीं ना कहीं पे वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध होगी। एक ही वीडियो के अंतर्गत लगभग 2 घंटे में हमने सारे मुद्दों को समझा दिया है। उस वीडियो को देख लेंगे, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चले शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका आश्रम व्यवस्था। व्हाट डू यू मीन आश्रम व्यवस्था या आश्रम सिस्टम। तो आश्रम सिस्टम से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर टिप्पणी लिखिए या फिर इस पर प्रकाश डालिए। आप कैसे करेंगे, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं या आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन आश्रम व्यवस्था को विभाजित करते हुए वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार के कुछ आपसे प्रश्न पूछेगा, तो उस प्रश्न को आखिरकार हमको डील कैसे करना है मेरे प्यारे दोस्त। तो ध्यान रखेंगे, आश्रम व्यवस्था जो होती एक प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसके तहत मनुष्य के जीवन के समस्त पहलुओं के बारे में बताया जाता है। अब आश्रम व्यवस्था में होता क्या है, आश्रम व्यवस्था को सबसे पहले समझ लीजिए। 4 भागों में आश्रम व्यवस्था को आप बांट सकते हैं। 4 भागों में प्राचीन जो है ज़माने में, मतलब प्राचीन समय में, प्राचीन समाजों में 4 प्रकार की जो है आश्रम व्यवस्था को बांटा गया था मेरे प्यारे दोस्तों। वह 4 प्रकार की जो आश्रम व्यवस्था है उनको मैं एक एक करके आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ बड़े ही आसानी से। यहाँ पर समझेंगे, पहली आश्रम व्यवस्था के तहत जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म, ध्यान रखेंगे यह बात, संस्कार जो होता है, संस्कार चूंकि आपके जो है बीए थर्ड ईयर में नहीं है, बीए फर्स्ट ईयर में आप संस्कार के बारे में पढ़े होंगे। हालांकि आश्रम व्यवस्था को भी पढ़ा होगा, वर्ग जाति इन सभी को आपने कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही है, लेकिन उतने विस्तार से नहीं पढ़ा होगा जितने विस्तार से आप बीए थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। आपने यहाँ पर एक आत्महत्या का सिद्धांत बीए सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, लेकिन अब बीए सेकंड ईयर में पढ़ा है, अब उसको उस तरीके से बीए सेकंड ईयर में जिस तरीके से पढ़ा था उस तरीके से बीए थर्ड ईयर में नहीं पढ़ना है, उस थोड़ा और उसमें जानकारी आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की प्राचीन परंपरा में हुआ करती थी। उनमें मेरे प्यारे दोस्तों पहली जो व्यवस्था हुआ करती थी वह व्यवस्था आपकी ब्रह्मचर्य आश्रम। ओके, ध्यान रखेंगे। तो आश्रम व्यवस्था में पहला आश्रम जो होता था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम मेरे प्यारे दोस्तों हुआ करता था आपका गृहस्थ आश्रम, और तीसरा आश्रम हुआ करता था वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आश्रम हुआ करता था आपका संन्यास आश्रम। इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था को प्राचीन विद्वानों ने प्राचीन परंपरा के हिसाब से 4 भागों में विभाजित किया था। प्राचीनता की जो स्थिति थी उस समय, उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, तो उस समय लोगों की आयु को हम 100 वर्ष का मान करके, मतलब औसतन आयु लोगों की 100 वर्ष की हम मान करके आश्रम व्यवस्था को हमने लागू किया था। मतलब हमने नहीं, प्राचीन विद्वानों ने लागू किया था। अब मेरे प्यारे दोस्तों, वो कभी कभी आपसे आश्रम व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, मतलब लिखित वाला हो या फिर आपका ऑप्शनल हो, टिक लगाने वाला हो, गोला भरने वाला हो, OMR वाला हो, तो कोई भी आपसे परीक्षा पूछी जा रही है मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी मुद्दों को अगर आज की वीडियो में आपने समझ लिया तो कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूट करके नहीं जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो आश्रम व्यवस्था में सबसे पहला चरण आपका होता था 100 वर्ष की आयु मनुष्य की मानी जाती थी। इस 100 में जो है मेरे प्यारे दोस्तों, चूंकि 4 आश्रम है तो 4 का हम भाग दे दे, तो 4 का भाग देंगे 100 में कितना बचेगा, 25। तो 25-25 साल का एक एक आश्रम होता था। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार 25-25 साल पर जो है जो आश्रम व्यवस्था बटी हुई थी सर, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि जो 25 साल था तो शुरुआती 25 साल कौन होगा, लास्ट का और बीच का कौन 25 साल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जैसे आपको सीरियल से बताया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो 0 से लेकर के 25, मतलब 0 से लेकर के जब 25 साल का व्यक्ति होता है तो इस अवस्था को हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था में व्यक्ति जी रहा होता है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा मतलब होता है कि उस समय व्यक्ति क्या करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, मोह माया के चक्कर से दूर रहता है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, पढ़ाई करता है, उसका यहीं पर व्यक्ति का यज्ञोपवीत आपसे पूछा जाएगा कि आश्रम किस व्यवस्था में, मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लिया गया कि किस व्यवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। आश्रम मतलब आश्रम की कौन सी व्यवस्था में, कौन से आश्रम में व्यक्ति की यज्ञोपवीत होती है। तो यज्ञोपवीत आपकी किस व्यवस्था में होती है, आश्रम व्यवस्था के प्रथम चरण अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में। यज्ञोपवीत एक प्रकार से संस्कार होता है, जनेऊ जिसको कहते हैं। इससे संबंधित वेदों में मंत्र जो है आपका प्रचलित है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष समग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यह आपका जो है वेदों में और पुराणों में या फिर आप जो है जो धार्मिक ग्रंथ है हिंदू उनमें देखेंगे तो यह श्लोक प्रचलित है। इसका मतलब होता था यज्ञोपवीत जो होता है या बहुत अधिक पवित्र होता है, जिसके पहनने से व्यक्ति जो होता है वह धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के योग्य हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं धारण करता तो उसको धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार अब वर्ण व्यवस्था में थोड़ा हम यहाँ पर घुसेंगे। वर्ण व्यवस्था में मेरे प्यारे दोस्तों घुस करके हम इसको समझाना चाहेंगे, वर्ण व्यवस्था क्या होती है।
अब वर्ण व्यवस्था जो होती थी यह चार सॉरी यह चार भागों में बटी हुई थी। ब्राह्मणों से मुखामासीद बाहुराजन्य कृता उर्तदस्सिद वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायता। आपकी जो वर्ण व्यवस्था थी चार भागों में बटी हुई थी। चार भाग कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की यज्ञोपवीत 8 साल पर, क्षत्रिय की 10 साल पर और वैश्य की कहीं ना कहीं पे 12 से 14 साल के बीच में करवाई जाती थी। तो यह यज्ञोपवीत संस्कार का जो है एक प्रकार से मैंने ब्यौरा दे दिया। अब प्रश्न उठता है, सर जी शूद्र की जो यज्ञोपवीत क्यों नहीं होती थी? शूद्र लोग जो है यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे, ना तो उनको धारण करने का मतलब उनका उतना उसमें जो है वर्णन था, ना वो करना चाहते थे। शुरुआती दौर में देखें तो शूद्र वगैरह जो लोग होते थे वह खेतों वगैरह का काम करते थे, बहुत सारी मेहनत का कार्य करते थे, तो उनको इतना टाइम नहीं होता था कि वह वेद वगैरह का अध्ययन कर सकें। तो इसलिए धीरे धीरे परंपरा बनती चली गई कि आखिरकार जो है वह ना तो यज्ञोपवीत धारण करते थे, ना यज्ञोपवीत के जो नियम है उनका पालन कर पाते थे। आप दिन भर जो है कहीं ना कहीं पे अलग स्थानों पर जाते रहेंगे, काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे आपसे मिस्टेक हो जाएगी। और जो लोग यज्ञोपवीत का पूर्ण रूप से पालन करते थे उनको अधिकार होता था मेरे प्यारे दोस्तों कि वह क्या करें, वह यज्ञोपवीत धारण कर लें। तो यज्ञोपवीत जो धारण करता था वह यज्ञोपवीत के नियमों को पालन करता था। अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वाह्य अभ्यंतरः शुचि। यज्ञोपवीत पहनने से व्यक्ति बाहर से और अंदर से पवित्र एवं शुद्ध हो जाता था, इसलिए उसको धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त हो जाता था। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न यह उठता है आपका कि आखिरकार आपने सर पहला आश्रम बता दिया कि हाँ आश्रम व्यवस्था का पहला जो चरण होता है आपका क्या होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके तहत यज्ञोपवीत व्यक्ति पहन करके सर को मुड़वा करके चूड़ाकरण संस्कार हो करके व्यक्ति क्या आता था, व्यक्ति विद्याध्ययन के लिए या विद्याध्ययन संस्कार के लिए क्या होता था, प्रेरित होता था। और जब विद्याध्ययन के उसका संपूर्ण हो जाता था और वह घर में प्रवेश करता था मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद में घर में प्रवेश करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों 25 साल के बाद जब व्यक्ति होता था तो कहीं ना कहीं शादी उसकी पहली हो जाती थी, लेकिन 25 से लेकर के 50 साल का जो समय काल होता था प्राचीन समय में, यह आश्रम व्यवस्था का दूसरा चरण होता था। और इस दूसरे चरण को हम किस नाम से जानते हैं? इस दूसरे चरण को हम गृहस्थ आश्रम के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। किस आश्रम से? गृहस्थ आश्रम से। जिस वक्त व्यक्ति की शादी हो जाती थी, जिस वक्त व्यक्ति विद्याध्ययन से समाप्त होकर के घर पे आता था और गृहस्थ मतलब कि जो घर के नियमों को और इन सबको पालन किया करता था, वह शादी हो सकती पहले भी हो जाती थी लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं 25 साल से गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का प्रवेश करने की अवधि मानी गई। 50 से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 75 साल की अवधि तक व्यक्ति ने जो 25 से लेकर के 50 साल मतलब कि 50 साल तक का व्यक्ति हो चुका है, जब 50 साल का व्यक्ति हो जाए तो उसको घर को छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अब जंगल की ओर प्रस्थान करने में मेरे प्यारे दोस्तों जो भी उसको गांव मिले या फिर जो भी कहीं पर उसको रास्ते में जो कुछ भी लोग मिले या जो कुछ भी आदमी मिले, उन सभी जो कि गृहस्थ आश्रम और मेरे प्यारे दोस्तों जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम से गुजर रहे व्यक्ति हैं उनको सीख दें, उनको जो अपने अनुभव जो उनको अनुभव मिला है, जो व्यक्ति मान लेते हैं कि मैं हूँ, मेरा जो है एक प्रकार से 50 साल की उम्र एज पूरी हो चुकी है और मैं क्या हूँ, मैं अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ। मतलब वानप्रस्थ, बान मतलब होता है जंगल, वानप्रस्थ मतलब क्या होता है? जंगल। तो जंगल की ओर प्रस्थान करने को हम क्या कहते हैं? वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और जब मान लेते हैं मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ तो हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में जो पढ़ा लिखा हुआ क्या सीखा और गृहस्थ आश्रम में जो हमने कृत किए, जो हमने पढ़ा ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसको हमने गृहस्थ आश्रम में लागू करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मतलब धर्म अर्थ काम, ये तीन जो है चीज़ों की प्राप्ति कर ली। और जब हम धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति कर करके और हम मोक्ष प्राप्ति के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और जंगल की ओर में जो रास्ते में हमको भूले भटके लोग मिलते हैं, ऐसे मान लेते हैं आप लोग हमको मिल जाए रास्ते में, तो हम आपको जो अपने ज्ञान है मैं आपको सिखाने का प्रयास करूं, जो गृहस्थ आश्रम या हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखा है उसको आपको बताने का प्रयास करूं। यही मेरे प्यारे दोस्तों आपका वानप्रस्थ होता है। वानप्रस्थ का मेन उद्देश्य यही होता था और लोग जाते थे जंगल की ओर। धीरे धीरे सभी लोगों में सामाजिकता, नैतिक मूल्य एवं सामाजिक मापदंडों का विकास करने के लिए लोग जाया करते थे वानप्रस्थ आश्रम की ओर। यह बात क्लियर हुई ना? चले आगे समझते हैं और भी मुद्दों को। अब मेरे प्यारे दोस्तों 75 साल तक यह प्रक्रिया चलती रहती थी लोगों को सिखाने सीखने की। उसके बाद में 75 से लेकर के 100 साल की जो उम्र होती थी, क्योंकि हमने बताया आपकी पहले जो एज हुआ करती थी, पहले के लोग 100 साल जिया करते थे। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब 100 साल जिया करते थे तो उसमें जो 75 से के बाद वाली जो एज आती थी उसको हम कहते थे उसको मेरे प्यारे दोस्तों हम संन्यास आश्रम कहते थे। उसके बाद व्यक्ति एक बरगद या बट वृक्ष के नीचे बैठ जाता था और आसानी
से भगवत भजन किया करता था। तो यह था आपका आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था से कोई भी प्रश्न पूछे बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। आश्रम व्यवस्था कहीं ना कहीं पे वर्ण व्यवस्था से रिलेट है। संस्कार अगर आपने नहीं पढ़ा तो संस्कार वर्ण व्यवस्था इन दोनों से कहीं ना कहीं पे, और साथ ही साथ यह जो आपका पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को मिलाने के बाद में पुरुषार्थ बनता है। और जब धर्म अर्थ काम ये तीनों की पूर्ति हम जो 2 आश्रम में रह करके हमने पूरा किया है 0-50 साल की उम्र तक, जो हमने धर्म अर्थ काम ये तीनों चीज़ों की प्राप्ति कर ली है, अब इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हमारी मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाता है। और हमने अगर इन 3 सीढ़ियों का पालन सही तरीके से नहीं किया, ना तो धर्म का हमने सही से पालन किया, ना अर्थ का पालन किया, और ना ही काम का पालन सही तरीके से किया, तो मेरे प्यारे दोस्तों मोक्ष का दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुलता था। मोक्ष का सीधा मतलब होता था आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। जो 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में हमको यह मनुष्य शरीर मिली है, उसके जो है मनुष्य शरीर से हमको मुक्ति मिल जाना, यह है मेरे प्यारे दोस्तों आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था से बस यही प्रश्न पूछेगा, बड़ी ही आसानी से आप समझा सकते हैं को रिलेट करके एक दूसरे से। ओके, अब ज़्यादा हम घुसेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ऐसे एक टॉपिक अगर मैं पढ़ाने लगूँ आश्रम व्यवस्था तो लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 2 घंटे या 1 घंटे की जो है चीज़ें हो जाएंगी आश्रम व्यवस्था को लेकर के। किसी दिन टाइम मिला तो आश्रम व्यवस्था को विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, ध्यान रखेंगे। चले आगे देखते हैं, आगे समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों। आगे है आपका आश्रम व्यवस्था, आपके समझ में आ गई ना, 4 प्रकार की होती हैं। चले अब उस चारों प्रकार की आश्रम व्यवस्था में आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, हो सकता है आपसे ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में प्रश्न पूछ ले कि ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है, या आपसे प्रश्न पूछ ले मेरे प्यारे दोस्तों कि वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, या प्रश्न पूछ ले गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, या पूछे आपसे संन्यास आश्रम में क्या होता है। तो आप बड़े ही आसानी से इन मुद्दों को समझा सकते हैं। ओके, तो इनसे ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो चारों आश्रम समझ में आ गए ना, तो इसीलिए हमने इसको समझाया पूरा, ताकि यहाँ से 4 टॉपिक आपके तैयार हो जाते हैं। आपके जो चारों आश्रम है उन आश्रमों को यहीं से आपको पढ़ना होता है। तो वहाँ से अलग अलग प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव या फिर अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय इत्यादि पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के लिए हमने आपको श्लोक बताया कि ब्राह्मणवस्य मुखामासी दबाहुराजान्यः कृता उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजाता, अर्थात ब्राह्मण एक जो है ब्रह्मा जी का मुखमंडल है। एक जो है श्लोक प्रचलित है वेदों में कि जो है एक जो है ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के मतलब एक विराट पुरुष हैं, और उस विराट पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणवस्य मुखामासीद बाहुराजान्यः कृता, बाहु मतलब भुजा होती है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में उदर से उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजाता, उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैरों से पादाभ्याम शूद्रो अजाता, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर आपको समझना यह है कि वर्ण व्यवस्था होती क्या। वर्ण व्यवस्था को हमने आपको समझा दिया, यही वर्ण व्यवस्था होती थी। वर्ण व्यवस्था में आपसे कार्य पूछेगा कि वर्ण व्यवस्था के कार्य, प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से विद्यमान थी, वर्तमान में क्या वर्ण व्यवस्था प्रासंगिक है या नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे। बड़े ही आसानी से आप समझा सकते हैं। आप मेरी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। किसी दिन टाइम मिला वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था सबको समझाने का प्रयास करूँगा। समझेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मेरे प्यारे दोस्तों हमने आपको बता दिया, इसमें ब्राह्मण का कार्य होता था अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, शिक्षा देना, दान देना, दान लेना इत्यादि हुआ करता था ब्राह्मणों का कार्य। इसी प्रकार से आपका जाति का कार्य हुआ करता था, मतलब कि जो क्षत्रिय होते थे, मतलब जो वर्ण व्यवस्था में ही जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनका कार्य होता था जप तप या फिर यज्ञ करवाना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, दूसरों लोगों की रक्षा करना, मतलब कि यज्ञ करवाना, विद्या अध्ययन करना भी इनका कार्य हुआ करता था। इसी प्रकार से वैश्य का कार्य होता था कि जो है जीवन उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति ब्राह्मण और क्षत्रिय को करवाते रहे। मतलब कि मान लेते हैं एक जो है ब्राह्मण वह पूजा कर रहा है, एक क्षत्रिय है वह उस ब्राह्मण की रक्षा कर रहा है। अब तीसरा भाई उस ब्राह्मण और क्षत्रिय के भोजन के प्रबंध जो करेगा उसका क्या नाम होगा, उसका वैश्य नाम होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों जो प्रबंध जो है कहीं ना कहीं वैश्य कर रहा है वह कहाँ से कर रहा, तो खेतों में जो कार्य करने का या फिर जो इन तीनों की सेवा करने का जो अवसर प्राप्त होगा वह शूद्र को प्राप्त हुआ करता था। तो यह थे चारों की चारों वर्ण व्यवस्था, जो कि ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे। जाति व्यवस्था क्या होती थी, जाति व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि अब वर्ण व्यवस्था जब 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। आप देखते हैं आप संयुक्त परिवार कैसे विघटन हुआ, संयुक्त परिवार घटता चला गया। आज नाभिकीय परिवार और केंद्रीय परिवार में समस्त परिवार टूट चुके हैं। पहले लंबे लंबे परिवार हुआ करते थे, आज बस केवल और केवल क्या होते हैं, पति और पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे को हम एक प्रकार से नाभिकीय परिवार कहते हैं। नाभिकीय परिवार की संख्या भारतीय समाज में बढ़ भी रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब देखें, जब वर्ण व्यवस्था 4 ही भागों में विभाजित थी पहले, तो उसको
उसको जाति व्यवस्था में कैसे विभाजित होना पड़ा, क्योंकि जहाँ मतलब एक कहावत है गांव में कि जहाँ 4 बर्तन रहेंगे वहाँ खटपट लगी रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों वह 4 बर्तन 4 वर्ण ही नहीं है, अब उनके वर्ण के अंदर मान लेते ब्राह्मणों में कई जातियाँ हो गई, ब्राह्मण में कई जातियाँ देखते हैं, शुक्ला, मिश्रा, दुबे, तिवारी इत्यादि। इसी प्रकार से क्षत्रिय में तमाम प्रकार के क्षत्रिय होते हैं, चौहान हो गए, उसी प्रकार से बिसेन हो गए, या इसी प्रकार से सिंह लिखते हैं बहुत सारे लोग, सूर्यवंशी कोई हैं, कोई बहुत सारे ऐसे से तमाम प्रकार के क्षत्रिय होते हैं। वैश्य में कई कैटेगरी है, गुप्ता है, कोई साहू है, कोई बनिक है, कोई बनिया, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के लोग निवास करते हैं। शूद्रों में कई कैटेगरी हो गई, जैसे यादव हो गए, मौर्य हो गए, या इसी प्रकार से अन्य। ओके, अब उसमें भी अब जो है आज के परिप्रेक्ष्य में 4 प्रकार के आप वर्णों को देखते नहीं है, 4 जो आपके मान लेते हैं, जो जनरल और ओबीसी और एक एससी शेड्यूल कास्ट और एक एसटी, आप देखते हैं ना 4 प्रकार के। तो जनरल में आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला वगैरह, अभी वैश्य वगैरह मतलब कुछ आ जाते हैं, वैसे इसमें ओबीसी में आते हैं सारे लोगों के। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय इसमें आ जाते हैं, उसके अंदर ओबीसी में ये सारे आ जाते हैं जो यहाँ पर जो है। और हमने बताया एसटी में आपके, एससी में जो है आपके जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, मतलब कि जो मतलब कि जो जाति वगैरह होती हैं जो कि पिछड़ी हुई जातियाँ, पिछड़ी हुई जातियाँ आपकी ओबीसी में आती हैं। और एससी में मेरे प्यारे दोस्तों आपकी आती हैं कौन सी, तो आपके एससी में आती है मेरे प्यारे दोस्तों शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट मतलब होता है एक प्रकार से जो नीची जातियाँ जो हैं उन्हीं को कहते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें चमार, कोरी या इसी प्रकार से अन्य जातियाँ जो हैं वह एससी की श्रृंखला में आती हैं। हरिजन जिनको कहा जाता है, तो हरिजन मतलब होता है भगवान के जो है व्यक्ति, महात्मा गांधी ने इस नाम को दिया था, या बात भी ध्यान रखेंगे। तो एससी एसटी जो है इसमें आते हैं। एसटी जो होते हैं कहीं ना कहीं पे शेड्यूल ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति, ये जाति और ये जनजाति होते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ये इसी प्रकार से आज भी कहीं ना कहीं पे हमारा समाज बटा हुआ है, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप समझा सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके अंदर जाति व्यवस्था। अब वर्ग क्या होता है, एक तो अमीर वर्ग होता था और एक गरीब वर्ग, मतलब कि एक प्रकार से अमीर वर्ग को हम पूंजीपति वर्ग भी कहते थे और इसको सर्वहारा वर्ग के नाम से जानते थे, सर्वहारा वर्ग। ओके, या इसी को मजदूर वर्ग के नाम से जानते थे। तो कहीं ना कहीं भी मेरे प्यारे दोस्तों आप वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स कहीं पर होंगे। कार्ल मार्क्स जो है विद्वान एक हैं, और कार्ल मार्क्स के कहीं ना कहीं पे जो विचार हैं आपके वह वर्ग संबंधी विचार हैं। तो आपको कार्ल मार्क्स के वर्ग संबंधी विचारों को विस्तार से पढ़ लेना है। और ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कार्ल मार्क्स के वर्ग संबंधी विचार को आपको पढ़ लेना विस्तार से। ये सारे मुद्दे आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं अगला है उद्विकास एवं स्वाभाविक एकता। उद्विकास का सिद्धांत क्या है, स्वाभाविक एकता क्या है, यह स्पेंसर ने इस बात की पुष्टि करी है। और कहीं ना कहीं पे डार्विन का थोड़ा बहुत आपको देखना होगा, डार्विन से रिलेशन रखना होगा आपको स्पेंसर का, क्योंकि रिलेशन जो उद्विकास का सिद्धांत है यह डार्विन महोदय ने दिया है, और जो स्वाभाविक एकता है यह स्पेंसर महोदय ने दिया है। और यह स्वाभाविक एकता जो है यह कहीं ना कहीं पे उद्विकास से संबंध रखती है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इसीलिए आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा स्पेंसर का जो है स्वाभाविक एकता और जो है ये उद्विकास का सिद्धांत भी। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको आपको पता होगा समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। जानते होंगे आप सभी लोग कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति आपको पता होगा 1838 ईस्वी में हुई है, और फ्रांस में कहीं ना कहीं पे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आपके अगस्त कॉम्ट महोदय कौन थे, अगस्त कॉम्टे महोदय, इन्होंने जो है इसकी उत्पत्ति मानी। सर्वप्रथम इन्होंने, इससे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से हम जानते थे। इसके बाद में कहीं ना कहीं पे जब अगस्त कॉम्टे आते हैं उन्होंने समाजशास्त्र को मतलब जो सामाजिक भौतिकी था उसको समाजशास्त्र कहा। जब उन्होंने समाजशास्त्र कहा तो वहीं से समाजशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है 1838 से। और एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों एक विशिष्ट विषय के रूप में बात करें तो 1938 ईस्वी में समाजशास्त्र की जो है पूर्ण रूप से अगर बताऊँ एक विशिष्ट विषय के रूप में तो मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। लेकिन 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हो गई थी। भारत के संदर्भ में बम्बई विश्वविद्यालय में भारत के में शुरुआत हो जाती है 1914 ईस्वी के आसपास। और मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अगर पूछे यूपी से सबसे पहले तो लखनऊ में स्टार्ट होती है पढ़ाई। तो ये बात ही थी कुछ जो है इसके उत्पत्ति संबंधित, इसको फर्स्ट ईयर में आप पढ़ लीजिएगा विस्तार से। वहाँ पर हमने समझाया है किस प्रकार से इसकी अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, विस्तार से आप समझ लेंगे। आप फर्स्ट ईयर का लेक्चर हमारा देख लीजिएगा। आगे देखते हैं औद्योगिक क्रांति एवं नवजागरण। औद्योगिक क्रांति क्या होती है और नवजागरण। औद्योगिक क्रांति हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, नवजागरण और पुनर्जागरण। तो ये कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे क्षेत्रों से जैसे मान लेते हैं उद्योगों के क्षेत्रों में बढ़ावा मिला,
मान लेते हैं जो यूरोप था, यूरोप कंट्री में पहले कृषि व्यवस्था व्याप्त थी और कृषि पर ही आधारित पूरा समाज हुआ करता था। उसके बाद में वहाँ पर उद्योगों के विकास अचानक एकाएक हो जाते हैं और उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप वहाँ का जो सामाजिक परिदृश्य होता है वह चेंज हो जाता है और जो सामाजिक परिदृश्य चेंज होता है इसीलिए हमको यह पढ़ना पड़ता है। तो औद्योगिकरण कहीं ना कहीं पे यहाँ पर औद्योगिकरण से नगरीकरण को बढ़ावा मिला, इसके कारण से नवजागरण परक चेतना हमारे समाज में मतलब वहाँ के समाज में व्याप्त हुई और कहीं ना कहीं पे वहीं से देख करके अलग अलग समाजों में यह चीज़ें व्याप्त होती चली गई। तो औद्योगिक क्रांति के मतलब कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे प्रश्न पूछेगा। नवजागरण परक चेतना क्या होती है, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। आगे देखते हैं कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे ततस फल चाखा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस बात की पुष्टि की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। गीता में कर्म की पुस्तक किसको कहा जाता है? गीता को कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पर कर्म के सिद्धांत को यहाँ पर देख लेना है। ओके, ध्यान रखेंगे भारतीय परंपरा के संदर्भ में। प्रोटेस्टेंट नीति क्या होती है, इसके तहत भी कर्म के सिद्धांत की पुष्टि करी गई है। प्रोटेस्टेंट एक प्रकार से ईसाइयत का एक धर्म का एक भाग है, जैसे मान लेते हैं हिंदुओं में एक भाग मान लेते हैं, हिंदू से ही निकला आपका जैन, हिंदू से निकला बौद्ध धर्म। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों हिंदुओं में एक शैव शाखा हुआ करती थी, एक वैष्णव शाखा हुआ करती थी। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों प्रोटेस्टेंट नीति भी एक प्रकार से ईसाई की क्या है, एक अलग पंथ है मेरे प्यारे दोस्तों। और जैसे ही मुसलमानों में शिया और सुन्नी हैं, हीनयान महायान आपके जो है जैन बौद्ध या फिर इसी में हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट नीति जो है मेरे प्यारे दोस्तों यह ईसाई धर्म में एक प्रकार से नवीनता को दिखाई पड़ती। कैथोलिक और ईसाई दो प्रकार की वहाँ पर परंपरा है। तो प्रोटेस्टेंट नीति एक प्रकार से इसमें कर्म के सिद्धांत को बताएगा कि आप जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक आपके अपने कर्म के हिसाब से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, यह बातें इसमें कही गई है। और यह बातें जो इसमें बताई गई पहले से ही गीता में कर्म में सारी बातें लिखी गई थी। कब प्रोटेस्ट नीति के बाद में जैसे पूंजीवाद का जो विकास होता है वह कैसे हुआ, इसके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा आपसे पूछेगा कि पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद के परिप्रेक्ष्य में पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ, पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर है, साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर है, पूंजीवाद क्या है। तो आप इसको बड़े आसानी से, पूंजीवाद का मतलब सीधा सा होता है निजीकरण। जैसे मान लेते हैं आप कहते हैं मोदी जी सब बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मोदी जी का झुकाव है। तो इसका मतलब सीधा सीधा पूंजीवाद का कि मान लेते हैं सरकारी स्कूल है, अब भारत में मान लेते हैं सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल है। मान लेते हैं मोदी सरकार कोई ऐसा नियम लगा दे कि अब आज से सरकारी स्कूल सारे के सारे बंद हो जाएंगे आज रात 12 बजे से, और केवल प्राइवेट स्कूल ही बचेंगे। अब जब केवल और केवल प्राइवेट स्कूल बचेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही कहीं ना कहीं पे आपकी पूंजीवाद होता है। पूंजीवाद मेरे प्यारे दोस्तों, पूंजीवाद आपका क्या होता है, सरकारी चीज़ों का खात्मा, मतलब सरकारी चीज़ ना रहे वहाँ पर, मतलब सरकार का उत्पादन के साधनों पर या उपभोग के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर जो है आपका सरकार का कोई जो है हस्तक्षेप ना हो। किसका हो? निजी लोगों का। मतलब कि एक प्रकार से मान लेते हैं कि मोदी जी सारे के सारे चीज़ों को, मतलब अंबानी या टाटा सभी का ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका सारा का सारा हो जाए, उनकी भागीदारी अधिक हो जाए और सरकार की भागीदारी पूर्ण रूप से नगण्य हो जाए। तो ऐसे क्षेत्र से अमेरिका आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और इंडिया क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और रूस आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। रूस में आपके सरकारी कार्यालय, सरकारी बसें इस प्रकार से मिलेंगी, लेकिन आप इंडिया में देखेंगे तो सरकारी बस भी है, प्राइवेट बस भी है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। अमेरिका में देखेंगे तो केवल और केवल प्राइवेट है। तो ये होता है आपका समाजवादी और पूंजीवादी, और उसके बाद में समाजवाद, पूंजीवाद और जो है आपका मिश्रित, तो अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवाद उस समय अर्थव्यवस्था से संबंध नहीं, उस समय समाज से संबंध रखता था। और कहीं ना कहीं पे पूंजीवाद का विरोध ही किया था किसने, आपके कार्ल मार्क्स ने, और उसी संबंधित आपकी वर्ग संघर्ष की विचारधारा भी है। तो मैक्स वेबर के संदर्भ में आपको मुख्य रूप से आपको जो है विशेष चीज रूप से जो मैक्स वेबर के विचार हैं पूंजीवाद पर और प्रोटेस्टेंट नीति पर, इसको आपको समझना पड़ेगा। ओके, यह बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं कॉम्ट। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद आपको पढ़ लेना है और उनकी जो है रचनाओं के बारे में पढ़ लेना है। तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए आपको प्रत्यक्षवाद के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात मेरे प्यारे दोस्तों। तो कॉम्ट की रचनाओं में आपकी मान लेते हैं जैसे आपसे पॉजिटिव फिलोसॉफी हो गई या फिर पॉजिटिव पॉलिटी हो गई, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों आपकी उनकी और एक रचना है जो है कैचेबिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। तो ये दो तीन रचनाएं जो हैं इनकी फेमस हैं और इन्हीं दोनों रचनाओं को आपको बड़े आसानी से पढ़ लेना है कॉम्ट की। तो ये रचनाएं इनसे पूछी जाती हैं कि कॉम्ट की रचनाओं के नाम लिखिए।
और इसी प्रकार से काम्टिका प्रत्यक्षवाद की पूर्ण रूप से विवेचना कीजिए, इसको आपको या फिर समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ऐसे पूछेगा। नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर, ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में आपको बताना है। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त दुर्खीम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है उसको पढ़ लेना है कि व्यक्ति जो होता है एक प्रकार से आत्महत्या एक प्रकार से स्वयं नहीं करता है, व्यक्ति को उकसाया जाता है आत्महत्या करने के लिए, समाज उत्तरदायी होता है व्यक्ति को एक प्रकार से आत्महत्या करने के लिए। कहीं ना कहीं पे ये आपको पढ़ने को मिलेगा। आत्महत्या संबंधित एक चैप्टर हमने बना दिया है, BA सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का कॉम्बो लेक्चर है वह, उसको देख लेंगे विस्तार से, आप हमने समझा दिया है, समझ लेंगे। और दुर्खीम की कुछ कृतियाँ हैं, मतलब रचनाएँ हैं, उन रचनाओं के बारे में भी आप जो है कहीं ना कहीं पे देख लीजिएगा कि दुर्खीम यानी इमाइल दुर्खीम की कौन कौन सी रचनाएं हैं। जैसे इमाइल दुर्खीम की मेरे प्यारे दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित होती हैं और उन्हीं को आपको पढ़ लेना। जैसे मान लेते हैं समाज में श्रम विभाजन हो गया, समाज शास्त्रीय पद्धति के नियम, आत्महत्या जो है, इसी प्रकार से आपका समाजवाद हो गया, नैतिक शिक्षा हो गई, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र, इसी प्रकार से और भी रचनाएं इनकी आपके पाठ्यक्रम में, मतलब पाठ्यक्रम में संकलित नहीं है, बस इनको पढ़ लेना, आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं। आगे प्रश्न है आपका जो है अगला कि गांधी जी का न्यायशीलता का सिद्धांत क्या था, सत्याग्रह आंदोलन में क्या क्या विचारधाराएं उनकी रही हैं, न्यायशीलता सिद्धांत में क्या विचार रहे हैं, सर्वोदय क्या था गांधी जी का। तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न इनसे पूछा था गांधी जी से, ये सारे के सारे प्रश्न। ओके, सर्वोदय में मतलब कि सबका साथ सबका विकास, जैसे आज है नहीं, तो कहने के पे वही है सर्वोदय कि सभी लोगों का विकास, सभी लोग आगे बढ़े। तो इसको समझेंगे किसी दिन। आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति मेरे प्यारे दोस्तों जो 1789 ईस्वी में हुई थी, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है और विस्तार से यहाँ से प्रश्न पूछेगा। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण या फिर उनकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक पृष्ठभूमि कैसे रही, क्यों फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद में समाज का जो परिदृश्य है वह कैसा हुआ। तो इससे पढ़ना आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद में समाज में बहुत हेर फेर देखने को मिलता है, और जो समाज में बहुत सारे हेर फेर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं पे उस मुद्दे को हमको पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने नवजागरण पढ़ा, औद्योगिक क्रांति पढ़ा, पुनर्जागरण देखा, इसी प्रकार से आपको औद्योगिक क्रांति से भी कहीं ना कहीं पे समाज में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है मूल रूप से, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ज्ञानोदय दर्शन क्या होता है, दर्शन मतलब सीधा सीधा विचार होता है, फिलोस प्लस सोफिया, दो शब्दों से मिलकर के दर्शन शास्त्र बना होता है। तो फिलोस का सीधा सा मतलब होता है क्या, आपका एजुकेशन, और उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों मतलब उससे प्रेम होना या फिर विद्या अनुराग, शिक्षा मतलब शिक्षा से अगर किसी व्यक्ति को या फिर एजुकेशन से या पढ़ाई से प्रेम हो जाता है तो उसी को हम दर्शन कहते हैं। तो ज्ञानोदय दर्शन मेरे प्यारे दोस्तों या जिसको प्रबोधन कहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, आसानी से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अम्बेडकर के जो सामाजिक विचार हैं, इन सामाजिक विचारों को आपको पढ़ लेना है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखे गए हैं। तो पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे तो लगभग यहीं से आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो इन सभी को आप विस्तार से पढ़ लेना मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलें फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान रखेंगे, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए BA थर्ड ईयर संबंधित आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।